10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा शिप समुद्र की लहरों पर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ अपना पहला सफर शुरू करने वाला था, जिसे देखने के लिए हजारों लोग आए थे। क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी जिन्होंने ये बनाया, उनका क्लेम ही इतना बड़ा था कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल शिप है। डिजाइनर थॉमस एंड्रयू ने पब्लिकली ये तक कह दिया था कि ये शिप कभी डूब ही नहीं सकता। लोग ये मानने लगे थे कि भगवान आकर भी शिप को नहीं डुबा सकते, लेकिन 4 ही दिन बाद ये शिप डूब गया। 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसा हुआ क्या था उस रात? लोग इसे ट्रेजेडी और बदनसीबी का नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर। आइए मेरे साथ चलो 113 साल पहले टाइटैनिक पर, जिसकी लेंथ 800 फीट से ज्यादा और हाइट 170 फीट से ज्यादा की थी। इसके अंदर की लग्जरियस फैसिलिटीज किसी 5 स्टार को भी पीछे छोड़ते हैं, जैसे स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम, स्क्वाश कोर्ट, लाइब्रेरी, स्मोकिंग रूम, रेस्टोरेंट्स और सबसे आइकॉनिक ग्रैंड स्टेयरकेस। ये सबने बताया होगा, लेकिन टाइटैनिक को बनाने का मोटिव एक्चुअल में किसी ने नहीं बताया होगा। एक्चुअल में 1900 में जर्मनी कंपनी के शिप पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट और सबसे बड़े माने जाते थे, जो बात ब्रिटिश कंपनीज के लिए ह्यूमिलेशन था। इसलिए ब्रिटिश कंपनी क्यूनर्ड लाइन ने जर्मनी के शिप्स को जवाब देने के लिए लॉन्च किए लुसिटेनिया और मॉरिटेनिया, जिन्हें आगे चलकर वर्ल्ड के फास्टेस्ट शिप्स होने का रिकॉर्ड तक मिल चुका है। अब व्हाइट स्टार लाइन कंपनी पर प्रेशर आ गया, जो एक और ब्रिटिश कंपनी है, कि अगर उन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया तो उनकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए व्हाइट स्टार लाइन ने सोचा कि हम स्पीड में नहीं बल्कि साइज और लग्जरी में खेलेंगे। इसलिए उन्होंने लॉन्च किए 3 शिप्स, जिसमें से एक था टाइटैनिक। अब शिप पर वापस आ जाओ। 4 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। टाइटैनिक अपनी डेस्टिनी की ओर आगे बढ़ता जा रहा था। बीच बीच पे उन्हें आइसबर्ग वार्निंग्स भी मिली, जिस पेस पर उन्हें अपनी डायरेक्शन भी बदली। अब देखो, अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग की वार्निंग मिलना काफी आम बात है, जिसे शिप एक दूसरे को रेडियो सिग्नल से इन्फॉर्म करते रहते हैं। लेकिन 14 अप्रैल को टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला गया था। उस दिन भी टाइटैनिक को 6 आइसबर्ग वार्निंग्स भी मिली, लेकिन शिप की स्पीड 22 नॉट से कम नहीं की गई, बल्कि शिप इसी हाई स्पीड से आगे बढ़ता रहा, क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन कंपनी और शिप के ऑपरेटर ने कैप्टन स्मिथ को एक डेडलाइन दी थी, जिस डेडलाइन पर कैप्टन स्मिथ को टाइटैनिक शिप को यूएस में पहुंचाना ही था। अब उसी दिन रात को 9 बजे टाइटैनिक को एक और आइसबर्ग वार्निंग मिलती है, जो एक शिप देता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है शिप की कहानी, आपको आगे पता चलेगी। लेकिन जो टाइटैनिक शिप का वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप, उन्होंने कहा कि पैसेंजर ट्रैफिक अभी ज्यादा है, बाद में देख लेंगे। अब घड़ी पर रात के 11:40 का समय होने वाला था। शिप में हर एक पर्सन एंजॉय कर रहा है। कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई म्यूजिक पर डांस कर रहा है, कोई टर्किश बाथ ले रहा है। लेकिन एग्जैक्ट 11:40 पर फ्रेडरिक फ्लीट और रीजनल ली ने, जो शिप का लुकआउट पॉइंट है, आप स्क्रीन पर देखें, ये काफी ऊपर बनाया जाता है, जहां पर 2 लोग बैठकर देखते हैं कि दूर कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, कोई शिप तो नहीं आ रहा, तो शिप को इन्फॉर्म करते हैं। दोनों ने दूर एक आइसबर्ग देखा, जो शिप के बिल्कुल पास आने वाला था। तभी फ्रेडरिक फ्लीट ने बेल बजाई और चिल्लाकर कहा, आइसबर्ग राइट अहेड। शिप को मोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के हल प्लेट्स को 300 मीटर तक बेंड कर दिया और उसमें होल्स हो गए, जिसकी वजह से 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया। और यहीं पर टाइटैनिक के अनसिंकेबल होने की असलियत सामने आती है। आपको पता है टाइटैनिक को अनसिंकेबल क्यों कहा गया था? क्योंकि इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे, जिनमें से अगर 4 में पानी चला भी जाता तब भी शिप तैरती रहनी थी। लेकिन अब नंबर 4 का नहीं बल्कि 6 का हो गया था। 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया था। और यहीं पर टाइटैनिक में एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर सामने आता है, जिसके ऊपर किसी ने बात नहीं की, कि एक कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से अलग करने वाली वॉल ऊपर से बंद ही नहीं की गई, बल्कि उसकी हाइट भी काफी कम थी। इसलिए जैसे जैसे शिप में पानी भर रहा था, शिप का वो पानी में धंसने लगा और पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें कंपार्टमेंट तक पानी चला गया। यानी जो डिजाइन टाइटैनिक को अनसिंकेबल बनाता है, वही टाइटैनिक के लिए सबसे बड़ा फेलियर बन गया था। दूसरी सबसे बड़ी गलती भी यहीं पर है। लुकआउट पॉइंट पर बैठे फ्रेडरिक फ्लीट, जिसने सबसे पहले आइसबर्ग को देखा, चेतावनी दी थी, उसने खुद कहा कि अगर उन्हें बाइनोकुलर्स मिलते तो उन्हें आइसबर्ग को 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही स्पॉट कर लेना था और इतना बड़ा हादसा होने से रोक लेना था। सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा शिप, इतनी लग्जरियस फैसिलिटीज, और उसमें बाइनोकुलर्स ही नहीं था। एक्चुअली था,
लेकिन वो क्रो नेस्ट में नहीं बल्कि लॉकर रूम में रखा गया था, जिसकी चाबी एंड में एक जूनियर ऑफिसर डेविड ब्लेयर अपने साथ ही ले गया था गलती से। अब इस पर कई सारे हिस्टोरियंस की कॉन्स्पिरेशन थ्योरी है कि 1912 में बाइनोकुलर्स नहीं होते थे, अगर होते थे तो ऑफिसर्स के पास होते थे, लेकिन कुछ आर्टिकल्स का मानना है कि शिप में बाइनोकुलर्स थे। अब शिप पर अफरा तफड़ी मच जाती है। डिजाइनर थॉमस एंड्रयू भागकर शिप के चार्ट रूम में जाते हैं और देखते हैं डिजाइन देखकर कि अब ये शिप 2 घंटे से ज्यादा पानी पर नहीं तैर सकती। ये सुनते कैप्टन स्मिथ की आंखों के सामने सन्नाटा छा जाता है। वो यकीन ही नहीं कर पाए कि ये शिप डूब भी सकती है। वो इंस्टेंट अपने क्रू मेंबर्स को लाइफ बोट्स रेडी करने के लिए कहते हैं। जब लाइफ बोट्स को उतारा जा रहा था तो पैसेंजर समझ रहे थे कि ये एक प्रिकॉशन है। कई सारे पैसेंजर्स ये सोचकर लाइफ बोट्स में नहीं चढ़े कि ये शिप तो डूब ही नहीं सकती, यही तो कंपनी ने कहा था, यही तो उनकी मार्केटिंग थी। इसलिए पहले की कुछ लाइफ बोट्स आधी से ज्यादा खाली गई थी, मतलब 65 लोगों की कैपेसिटी में से 25 से 30 लोग चढ़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को रियलाइज हुआ कि शिप में तो 20 ही लाइफ बोट्स हैं, मतलब कैपेसिटी है 1178 लोगों की। वहीं पर टाइटैनिक पे उस समय 2200 से ज्यादा लोग प्रेजेंट थे, आधे से ज्यादा लोगों के लिए मतलब लाइफ बोट्स ही नहीं थी। ये सुनते ही लोगों में डर फैलने लगा। इसलिए वायरलेस ऑपरेटर जैक ने आसपास जितने भी शिप्स जा रहे थे उनसे मदद के लिए उन्हें रेडियो सिग्नल भेजना शुरू किया। कई सारे शिप्स ने वो सिग्नल सुने, लेकिन वो उनकी मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि वो टाइटैनिक से काफी ज्यादा दूर थे, एक्सेप्ट 2। पहला RMS कार्पेथिया शिप, जिन्होंने सिग्नल सुना और इंस्टेंट मदद के लिए टाइटैनिक की डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये शिप टाइटैनिक से 58 माइल्स की दूरी पर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड से भी आए तो इन्हें टाइटैनिक पर पहुंचने के लिए 4 घंटे का समय लगना था, और इतना समय टाइटैनिक के पास नहीं था। वहीं पर अटलांटिक ओशन में एक और शिप घूम रहा था जो कि सिर्फ टाइटैनिक से 10 से 20 माइल की दूरी पर था। और ये वही शिप है जो मैंने आपको पहले बताया जिसने टाइटैनिक को आगे आइसबर्ग होने की वार्निंग पर दी थी। ये शिप है SS कैलिफोर्नियन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस समय इस शिप का जो वायरलेस ऑपरेटर था वो सो रहा था, जिसकी वजह से जब लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए टाइटैनिक के रॉकेट तक फायर किए, तब SS कैलिफोर्नियम शिप के जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने उन रॉकेट को देखा था, पर ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि टाइटैनिक में तो अमीर लोग जा रहे होंगे। इसलिए जब लोगों को कोई सहारा नहीं मिला, लाइफ बोट्स में जगह नहीं मिल रही, तब उनको जो भी मिला टाइटैनिक में, टेबल, चेयर, कैबिन पैनल, उन्होंने पानी में फेंका और तैरना शुरू कर दिया। पर उस रात -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। वो चाहे भी तो 15 मिनट से ज्यादा पानी में सरवाइव नहीं कर सकते थे। इसलिए अगर उस रात SS कैलिफोर्नियन शिप ने वो सिग्नल को सुन लिया होता तो इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। रात के 2:20 पर टाइटैनिक के पीछे का हिस्सा ऊपर उठ जाता है और टाइटैनिक 12,000 फीट से ज्यादा गहराई में पानी के नीचे चला जाता है। 3.5-4 घंटे के बाद RMS कार्पेथिया शिप वहां पर पहुंचती है और 705 लोग जो लाइफ बोट्स में बैठे थे उन्हें रेस्क्यू किया जाता है। अब अगले ही दिन न्यूज़पेपर पर के फ्रंट पेज पर खबर आती है कि अनसिंकेबल टाइटैनिक डूब गई है, जिसके बाद इंक्वायरी टीम बिठाई जाती है और नए मैरीटाइम लॉस लाए जाते हैं। जैसे अब से हर एक शिप पर लाइफ बोट्स होना सबके लिए कंपलसरी होगा, 24 आवर रेडियो वॉच मैंडेटरी होगा, इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया। लेकिन अब सबके लिए मिस्ट्री बन गया था कि टाइटैनिक है कहाँ। अनसिंकेबल, लग्जूरियस और सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड जैसे झूठे वादों के साथ 70 साल लग गए, लेकिन अभी भी टाइटैनिक समुंदर की गहराइयों में छुपा रहता है, जिस पर पर्दा उठाते हैं 1985 में अमेरिकन ओशनोग्राफर रॉबर्ट बेलार्ड, जिन्होंने डीप सी रोबोट्स का यूज करके पता लगाया कि टाइटैनिक 4000 मीटर की गहराई में, कैन यू इमेजिन, 4000 मीटर जितनी माउंट फूजी की हाइट है उससे भी ज्यादा गहराई में। अब जैसे टाइटैनिक मिला, जितने भी लोगों की टाइटैनिक को लेकर मिसकंसेप्शन, थ्योरीज थी, सब क्लियर हो गया कि टाइटैनिक सीधा पानी में ही धंस गया था, बल्कि इसके 2 टुकड़े हुए थे। बो अलग हो गया था, स्टर्न अलग हो गया था और दोनों एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर थे। अब फिर से टाइटैनिक की यादों को जगाने के लिए ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर क्लाइव पामर ने 2012 में टाइटैनिक का रेप्लिका टाइटैनिक 2.0 बनाने का प्लान किया है, जो प्रोजेक्ट अभी तक डिले में चल रहा है। पहले 2016, फिर 2018, फिर 2022 और अब 2027। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको टाइटैनिक 2.0 में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाना चाहोगे?
या फिर बोलूं कि टाइटैनिक का रेप्लिका पहले से बन चुका है जो कि चाइना में है। दिस इज ट्रू, चाइना ने पहले से टाइटैनिक का रेप्लिका बना लिया है। ये कोई वर्किंग शिप तो नहीं है, लेकिन एक थीम पार्क और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप वहां पर गए हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।